हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो वीडियो सीरीज हमारा चल रहा है, ये एमटीएस के एग्जाम में, एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है जीके जीएस का, उसको हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये 3 मई 2023 का आया हुआ जो थर्ड शिफ्ट का जितने भी जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है, उनको इस वीडियो में हम लोग आज सोल्व करने वाले होंगे। ठीक है, तो चलना है, सॉल्व करना है सभी क्वेश्चनों को इजी से ध्यान में रखते हुए, सभी क्वेश्चनों का वेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ जितना हमसे हो सकता है। और इन सभी क्वेश्चनों में 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया है, ये कमेंट में करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, और जो नहीं किए वो जरूर से कर ले। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ध्यान से समझना और सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। जैसे कि वो जनगणना के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2011 का, फिर डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद आपका जो म्यूजिक है उससे रिलेटेड, फिर पद्म श्री पुरस्कार दिए गए उसके रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत, मतलब स्टैटिक का क्वेश्चन काफी ज्यादा इसमें पूछा जा रहा है एमटीएस में। और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में, एमटीएस का जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी ये सभी क्वेश्चन को रिपीट करे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखा जा रहा है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट वाला में रिपीट किया जा रहा है। तो ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को आपको याद करते जाना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे अधिक है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। जैसे जो जो भी जनसंख्या काउंट होता है वो हर 10 साल के बाद काउंट होता है, तो उसी को बोलते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो यहाँ पे देखा गया कि 2001 से 2011 का बीच में कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका जो जनसंख्या वृद्धि दर है दशकीय वो सबसे अधिक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम किसके लिए है। तो बताना, जो मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम जो चलाया गया था ये किसके लिए है, आपको ये बताना है। जो मिशन योगी कार्यक्रम था ये सितंबर 2020 में स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? सितंबर 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ये संबंधित था प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, इसमें था क्या, इस मिशन का क्या मतलब था, क्या इसका करना था? तो जितने भी प्रशासनिक सेवा होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनके अंदर एक अच्छा सिस्टम डेवलप करना, जिससे आने वाले समय में जो प्रशासनिक सेवा है वो बेहतर से बेहतर हो सके, इसलिए मिशन कर्मयोगी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कब अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा, जिसे ड्राफ्ट भी कहते हैं, तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक का आयोजना किया था। तो मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजना कब किया गया था, आपको ये बताना है। तो आपको ये भी समझना है कि मद्रास अधिवेशन में ये हुआ था। तो मद्रास अधिवेशन हुआ था कब? तो 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था। उसी समय पे सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, किस लिए? मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मद्रास अधिवेशन में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे और भी चीजें बात कर ले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बहुत लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। 28 दिसंबर 1885 को हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और 28 दिसंबर से लेकर के 31 तक 1885 में हमारा पहला अधिवेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और बम्बई यानी कि अभी मुंबई के नाम से जाना जा रहा है, कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय था उसमें इसकी स्थापना हुई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी टोटल 72 प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए थे। ठीक है, अब इसका देखा जाएगा तो इसका स्थापना कौन किए थे? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, इन नेता थे। और इसके साथ साथ जो पहला
28 से लेकर के 31 दिसंबर 1885 तक बम्बई के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, पहली अधिवेशन आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं 28 दिसंबर 1885 की, जिसमें जब ये पार्टी का गठन हो रहा था, स्थापना हो रहा था, तो इसके जो स्थापना के बाद जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो पहले अध्यक्ष बनाया गया था उनको, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। इतना आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में याद रखना है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशिया खेलों की मेजबानी करेगा? चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो ये रिपीट भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कौन करने वाला है? पाकिस्तान, ठीक है। और अगर बात कर ले एशिया गेम की, एशियाई दक्षिण एशियाई खेलो गेम की बात कर ले, तो इसकी जो स्थापना है वो मतलब सबसे पहली बार, स्थापना की बात छोड़ दिए, सबसे पहली बार इसकी बात करें, अच्छा इसके पहले, ये तो 2024 का है, 13वां जो एशियाई खेलो गेम हुआ था 2019 में, उसकी मेजबानी कौन किया था? नेपाल किया था, ये आपको याद रखना है। तो 13वां का कौन किया था? नेपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है? अत्यधिक ठंड और शुष्कता मतलब ऐसा कौन सा पवन है, हवा है, इसमें बहुत ज्यादा ठंड और शुष्कता होता है? कौन सा हो जाएगा? आपको आंसर बताना है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय पूर्वीय पवने। जो ध्रुवीय पूर्वी पवने हैं इसमें ज्यादा ठंड और शुष्कता देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? फर्न किस पादप वर्ग का उदाहरण है? ब्रायोफाइटा, फेर्नोगैमा गैम, या फिर टेरिडोफाइटा, या फिर थैलोफाइटा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। ये फर्न होते हैं, ऐसे फर्न होते हैं। टेरिडोफाइटा में वैसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स को रखा जाता है जो कि जो बीज नहीं होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। ये सभी पादप जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं और ये नम और छायादार जगहों पे इसके उगता है, ठीक है। अगर देख ले तो इसका तो बड़ा बड़ा पत्ता रहता है, उसके अंदर भी छोटे छोटे पत्रकों को पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? कौन सा अम्ल है जो अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HC अम्ल। HCl जो होता है वो हमारे अमाशय से निकलता है और वह क्या करता है, जो उसमें जो हार्मफुल जो जीवाणु होते हैं उनको ये नष्ट करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका 7 का आंसर हो जाएगा। 8 का पदम सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो फेमस मतलब जो भी है नृत्य से संबंधित उनका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो आपको बताना कि पदम सुब्रमण्यम जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध नृत्यांगना है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। अच्छा मैं डांस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं, जैसा कि पहले भी करते हो। तो भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो ये हमारा कहाँ का है? ये हमारा कर्नाटका का डांस है, ठीक है। ये तमिलनाडु का डांस है, सॉरी कहाँ का है? तमिलनाडु का डांस है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है, याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8 से 9 नंबर क्वेश्चन। बी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में किसके लिए किस नृत्य के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बताना 1970 में जो बी सत्यनारायण शर्मा है उनको किसके लिए सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। कथक के लिए, मणिपुरी डांस के लिए, ओडिसी के लिए, या फिर कुचिपुड़ी के लिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था 1970 में। और बात कर ले इनके बारे में, बी सत्यनारायण के बारे में। तो इनको 1970 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है और इसका जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका जो मतलब ये आया था कब, मतलब बना था कब? तो 17वीं शताब्दी में इसका ये हुआ था।
कथक की बात करें तो कथक कहाँ का है? कथक यूपी का है, उत्तर भारत का भी बोला जाता है। और एक होता है कथकली। कथकली कहाँ होता है? हमारा केरला का। कहाँ है? केरला का होता है कथकली। ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने जो नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए कौन सा समाज का गठन किया था? तो 1895 में जो महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए किसका गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नटाल कांग्रेस का स्थापना किया गया था। किसका? नटाल कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत मतलब 1976 संविधान के भाग 4(1) में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक कर्तव्य है जो हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारा संविधान में जोड़ा गया। उससे पहले ये संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। संविधान का भाग 4 का ए में इसे जोड़ा गया। इसके लिए अनुच्छेद बनाया गया 51 का ए बनाया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अभी हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो टोटल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 12, बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्यों में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। बैसाखी बहुत ज्यादा फेमस है, आपको याद रखना है, पंजाब और हरियाणा वाला एरिया में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन, अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्र मंत्री परिषद में केंद्र के कितने मंत्री होते हैं? तो अंतर राज्य परिषद जो होता है, इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किए गए जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है उसमें कितने केंद्र के मंत्री को रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा आंसर? 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई एक उल्लेखनीय पुरस्कारों में से एक है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखी गई है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र। ये जो बुक है ये हमारा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक है। इसमें आप देख रहे हैं कि कितने सारे राइटर हैं। बिपिन चंद्र है, मृदुला मुखर्जी है, आदित्य मुखर्जी है, और फिर सुचेता महाजन है, और केएन पानिकर। तो ये सभी आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा, तो इसको आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका पतन जो हो गया था वो तालीकोटा का युद्ध के समय हो गया था। तालीकोटा युद्ध के समय इसका पतन हो गया था। अच्छा, ये जो तालीकोटा युद्ध है ये कब हुआ था? तो इसका जो डेट है 23 जनवरी, 23 जनवरी 1565, 1565 को, 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का पूरा पतन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा साधन का प्रयोग किया जाता है? नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए किस टाइप का साधन का प्रयोग किया जाता है? दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ तो गुणात्मक है और दूसरा परिणात्मक। यहाँ दिया है केवल एक, केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, और एक और दो दोनों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल दो। तो नगद आरक्षित जो अनुपात मुद्रा का आपूर्ति करने के लिए परिणात्मक है जो उसका वो एक साधन है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो इस सभी को पता है कि शहनाई के फेमस कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो थे ये शहनाई के फेमस वादक थे। बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में।
तो ये शहनाई के प्रमुख वादक थे जिन्हें 2001 में भारत में से सम्मानित किया गया था। और ये शहनाई के बहुत ही ये मतलब इनको श्रेय दिया जाता है कि ये शहनाई में मतलब सबसे अच्छा जो शहनाई वादक थे वो बिस्मिल्लाह खां थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत कौन था? देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पिछले वाले शिफ्ट में दिया था, जो कि ये है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे देखिए, मेगास्थनीज डैश के दरबार में एक यूनानी राजा था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में यूनानी एक राजदूत था, सॉरी राजदूत था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? एक एक ये यूनानी राजा था। अच्छा, मेगास्थनीज को भेजा कौन था? तो सिलियोकस निकेटस तो जा मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कर लेते इस वाले क्वेश्चन की, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते अगर, तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सिल्यूकस निकेटस के द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस सेक्टर से संबंधित है? तो ये पब्लिक सेक्टर से संबंधित है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। किस सेक्टर से संबंधित है? ये पब्लिक सेक्टर से संबंधित है। 20 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये बात हमेशा ध्यान रखना है, नहीं करता है लिखा गया है। नेपाल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इस शिफ्ट में देखिए पूछा गया है। ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, 2 मई का थर्ड शिफ्ट वाला ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। 2 मई का थर्ड शिफ्ट वाला में ये क्वेश्चन क्या किया था? पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या पूछा है कि नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो जैसा कि मैप में अगर देख ले, तो मैप में अगर देखा जाए तो ये भारत ही है हमारा। भारत के ये उत्तर दिशा में हमारा कौन स्थित है? नेपाल। नेपाल हमें भारत से 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है और एक पश्चिम बंगाल भी आता है। देखिए, पश्चिम बंगाल का ये वाला एरिया जो थोड़ा सा है, ये हमारा उत्तराखंड नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है, और ये सिक्किम वाला एरिया। तो ये जो इतना एरिया आपको दिख रहा है, ये सारा कौन है? हमारे 5 राज्यों से बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, किस राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो अगर यहाँ पे देख ले क्वेश्चन में, तो पश्चिम बंगाल से यस करता है, सिक्किम से भी करता है, बिहार से भी करता है, मणिपुर से नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप इसका क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आपको मैंने मैप से भी दिखाने की कोशिश किया है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, 22 नंबर है, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए, खेल से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। कोनेरू हम्पी, जो कि ये है कोनेरू हम्पी, इन्होंने बहुत मतलब बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, इसलिए जो जनरली जो बहुत ज्यादा फेमस है प्लेयर, उनका अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये है कोनेरू हम्पी, जिन्होंने शतरंज में अगर बात कर ले इनकी, तो इन्होंने शतरंज के ये खिलाड़ी हैं, शतरंज से ये संबंधित है। और बात कर ले कोनोरू हम्पी की, तो इनको देखा जाए तो ये मतलब शतरंज के बहुत ही दिग्गज बोल सकते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं शतरंज का। इन्होंने शतरंज में 2002 में अगर बात किया जाए तो ग्रांड मास्टर का ये इनको खिताब मिला है, जो कि शतरंज के लिए है। 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और 2007 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो 2002, 2003, 2007 लगातार इनको पुरस्कार मिला है, जिसमें 2002 में ग्रैंड मास्टर बने हैं, और 2003 में ये इनको मिला है अर्जुन पुरस्कार, और 2007 में इनको मिला है पद्म श्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये किससे संबंधित है? कोनोरू हम्पी शतरंज से संबंधित है, जो अक्सर बहुत ज्यादा मतलब फेमस है उनका, तो अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको वो भी याद में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये है हमारे कोनेरू हम्पी, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? हमारे भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ये हमारा ऑप्शन से बताना है आपको, और ये उड़ीसा की भी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी भारतीय प्रायद्वीपीय का तीसरा सबसे बड़ा नदी है। बात कर लेते हैं महानदी से, तो ये तो तीसरा, ये है हमारा महानदी, जिसका ज्यादातर विस्तार हमें 2 राज्यों में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। और इसका कुछ रिवर जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखा जा रहा है सिहावसा इसका यहाँ उद्गम होता है,
और ये बहते हुए उड़ीसा से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। आइए इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका महानदी जो है ये हमारा देखा जाए तो उड़ीसा राज्य के सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी में काउंट होता है। तो इससे बड़ी दो कौन-कौन सी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत का, तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इससे 2 बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है? अगर बात कर लेते हैं तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते गुजरते हुए जाती है और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर के मिल जाती है। इसकी बात कर ले अगर, तो जो इसका कुल लंबाई है उद्गम से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, तो इसका 851 किलोमीटर है। कितना है? 851 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये भी याद रखना है। तो अगर बात कर ले ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट अमरकंटक पठार से निकलती है और प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में जाती है और कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे देख लिया जाए तो प्राचीन काल में महानदी का और भी नाम था, जिसको चित्रोत्पला के नाम से भी जाना जाता था। महानंदा और नितोत्पला भी इसको कहा जाता था, महानदी का ही नाम था। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण और उड़ीसा में देखा जाए तो संबलपुर और बालांगीर, कटक आदि स्थान इसके किनारे पे बसे हुए हैं। अच्छा, इसकी सहायक नदी की बात करी जाए तो पैरी, सोंदूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोंक, ओंग और तेल, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसमें से ओंग और तेल को और जोक, ये तीनों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जोक, ओंग और तेल किसकी सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी इसका कौन सा है, शिवनाथ। कौन सी है सबसे बड़ी सहायक नदी, शिवनाथ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है? आगे बात करें तो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है, महानदी को। इस पर बने प्रमुख बांध है जैसे रुद्री बांध, गंगरेल बांध और हीराकुंड बांध, ये प्रमुख बांध बने हुए हैं। हीराकुंड बांध भी पूछता है कि हीराकुंड बांध किस पे बना है, तो आपको क्या बताना है कि महानदी में बना है। आई होप इस रिवर से कॉन्सेप्ट आपको सभी क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। महाबलीपुरम स्मारक डैश वंश स्थापत्य कला शैली से में बनाए गए हैं। जो महाबलीपुरम स्मारक है, स्मारक से भी क्वेश्चन पूछा है किस शैली में बनाया गया है। अब तक मैंने 3 से 4 क्वेश्चन देख लिए हैं और आगे वाले शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। महाबलीपुरम स्मारक मतलब कौन से वंश के शैली से बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पल्लव। तो किसने बनाया, किस शैली में, पल्लवों ने इसको बनाया था, इसके शैली में ये बनाया गया है। आई होप यहाँ तक का सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो ये भी बताना है कि न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है उसको एक और नियम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ये याद रखना है। अगर बात करें न्यूटन का गति का नियम, तो न्यूटन ने टोटल 3 गति के नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम। और इसी से हमें जड़त्व का नियम भी पता चलता है। दूसरा नियम यह बताता है कि जो बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर है और गति में परिवर्तन यानी कि गति में जो परिवर्तन है लागू बल के समानुपाती होता है। इसी से बनता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो इससे हमारा फोर्स का फॉर्मूला निकल कर आता है, दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला निकल कर आता है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे ये कोई दीवार है, इस पे हम लोग फोर्स करेंगे तो ये दीवार भी हम पे दूसरे तरीके से फोर्स करेगा। तो ये हमारा कौन दिया गया है, तीसरा नियम। आई होप ये न्यूटन के तीनों नियम समझ में आए होंगे। सारे वीडियो का सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सारे वीडियो का सॉल्यूशन आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। न्यू शिप का वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, ठीक है।